बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ENG 504 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 38 से 40 तक के जो लेक्चर्स हैं वो कवर करेंगे, जिसमें 224 से 241 तक के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन 38 में 2 थेरीज हैं जो आप लोगों ने याद करनी है और बहुत अच्छे से याद करनी है और बहुत ईजी भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या होती है। एट्रीब्यूशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं, लर्नर्स जो हैं, वो किस तरह से सोशल वर्ड के साथ अपनी सेंस क्रिएट करते हैं। ये एक सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है जिसमें लर्नर्स की जो है ना एबिलिटीज़ और उसका नॉलेज जो है ना वो सोशल वर्ड के साथ कितना है, तो ये स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी की सक्सेस जो है ये उसकी एट्रीब्यूशन से टाइड होती है। ठीक है, some learners believe that their language learning success is attributable to their own actions or abilities। अब कुछ लर्नर्स जो हैं वो ये यकीन रखते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग की जो सक्सेस है ये उनकी अपनी एबिलिटीज़ और उनके एक्शंस के ऊपर बेस करती है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स सॉरी लर्नर्स जो हैं वो ये ख्याल रखते हैं कि उनकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है दूसरे लोगों पे और उनकी किस्मत पे। ठीक है, ये थी एट्रीब्यूशन थ्योरी जो कि वर्नर्स ने पेश की थी। ये आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आए तो आपने इसको इजी वर्ड्स में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी है जो कि रेफर करती है किसी की अपनी काबिलियत पर बिलीव रखना। ठीक है, यानी कोई भी लर्नर जो है वो अपनी काबिलियत पर यकीन रखे कि वो ये काम कर सकता है। सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी जो है रेफर करती है किसी की बिलीफ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी रेफर्स टू बिलीव इन वंस कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट द कोर्सेज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन अटेनमेंट्स। अब जो भी अचीवमेंट्स जो हैं, जो भी सेटिंग गोल सेटिंग है उनकी की हुई है, उनको अचीव करना है कुछ भी, तो उसके लिए उनको जो भी एक्शंस जो रिक्वायर्ड होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना और उसको ऑर्गेनाइज करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर यकीन रखना जो है वो सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी कहलाता है। ठीक है, अब जो ये बिलीव्स जो हैं ये किसी भी पीपल की या किसी भी लर्नर की जो एफर्ट है उसके अमाउंट को इन्फ्लुएंस कर देता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और वो अपने टास्क के ऊपर ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट हाईली मोटिवेटेड सक्सेसफुल लर्नर्स। अब जो बंडोरा ने ये जो सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी पेश की थी, इसमें जो इसने रिसर्च की और इसमें ये रिसर्च जो है बंडोरा की, ये इंडिकेट करती है कि जो हाईली मोटिवेटेड सक्सेसफुल लर्नर्स होते हैं उनके पास सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी होती है, सॉरी सेल्फ एफिशिएंसी होती है। ठीक है, वो खुद के ऊपर यकीन रखते हैं। उसके बाद इनके पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लर्निंग के अबाउट, और उसके बाद लास्ट वन इज सोशल रिलेटेडनेस होती है, सेल्फ डायरेक्शन होती है। ठीक है, यानी वो किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके पास ये सेल्फ डायरेक्शन होती है। ये आपके पास यहाँ पे 2 MCQs बन रहे हैं। ठीक है, इसी ही लाइन में एक ये MCQs है और ये सेकंड वाला। अकॉर्डिंग टू एक्लिस एंड विकफील्ड, मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन हाउ मच स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट टू सक्सीड एट अ टास्क। यानी एक्लिस और विकफील्ड ने जो है ना डिफरेंट जो ईयर्स में उन्होंने जो है ना थेरीज बनाई थी। एक्लिस ने 1984 में और विकफील्ड ने 1994 में ये रेफर किया था कि जो मोटिवेशन है ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी टास्क में सक्सेस हासिल करना। ठीक है, और वो इस सक्सेस को कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं, ये मोटिवेशन होती है। ठीक है, उसके बाद एक्लेस ने जो है ना 4 डायमेंशंस पेश की थी। अटेनमेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू एंड कॉस्ट अटेनमेंट वैल्यू। ये आपने याद रखना है कि इसमें 2-3 तरह से आपके पास एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक्लेस प्रपोज्ड 4 डायमेंशन, ये भी पूछा जा सकता है कि एक्लेस ने कितनी डायमेंशंस जो हैं वो पेश की थी। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि 4 डायमेंशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से भी आ सकता है कि एक्सलेस ने जो 4 डायमेंशंस पेश की थी उसमें से जो उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे उसमें ये भी कहा जाएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी जो डायमेंशन है वो जो एक्सलेस ने पेश नहीं की थी। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस मॉडल देखते हैं। प्रोसेस मॉडल जो है ना वो मोटिवेशन होती है जो टीचर्स जो है ना वो रखते हैं अपने पास, यानी ये टीचर्स के लिए मोटिवेशन होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल हों हर स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। टीचर्स जो हैं वो बेस्ट मोटिवेटर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है
ये जो पैराग्राफ है आप लोगों ने इसको एक दफ़ा से रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई भी जो है ना एमसीक्यू से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें समझाने वाली कोई भी ख़ास बात नहीं है, तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा से अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को सामने हाईलाइट किए गए हैं। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं, तो लेसन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉल्प और BICS, ठीक है। कॉल्प क्या है? कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। और ये कब पेश किया था ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि किसने पेश किया था। कैनेडियन रिसर्चर जिम क्यूमिंस ने 1981 में इसको डिफाइन किया था टू एस्पेक्ट्स को, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो कैनेडियन रिसर्चर जिम क्यूमिंस ने जो है ना इसको पेश किया था, जिसमें जो दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, BICS, ये आपका एब्रीवेशन जो है ना याद रखना है। उसके बाद काल्प है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। और उसके बाद इनके जो इनफॉर्मल वर्ड्स जो है ना, इनके इनफॉर्मल मीनिंग्स जो है ना, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में पूछे हुए थे। BICS जो है ना उसको रेफर किया जाता है अक्सर औकात कन्वर्सेशनल इंग्लिश की तरह, ठीक है। और जबकि जो कॉल्प है इसको रेफर किया जाता है एकेडमिक इंग्लिश की तरह, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं, रीड, राइट और लर्न अप्रोप्रिएट ग्रेड लेवल, ठीक है। यानी एकेडमिक इंग्लिश यानी कि अब जो क्लास वगैरह में सीखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमी में, तो ये जो है ना एकेडमिक इंग्लिश होती है। और जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है ये हमारी इनफॉर्मल टॉक होती है, बोलने चालने में जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें यही था, तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि चिल्ड्रंस के अबाउट होती हैं, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। चिल्ड्रन लर्न सेकंड लैंग्वेज क्विकली एंड इजीली एज देयर ब्रेन्स आर मोर फ्लेक्सिबल। अब जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सेकंड लैंग्वेज को जल्दी से सीख लेते हैं और आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड जो है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि चिल्ड्रंस की जो एबिलिटी है, ठीक है, किसी भी चीज़ को याद करने की या रखने की, वो एडल्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद द यंगर द चाइल्ड द मोर स्किल्ड ही इन इज इन एक्वायरिंग एन लैंग्वेज टू, ठीक है। रिसर्च डज नॉट सपोर्ट दिस कंक्लूजन इन स्कूल सेटिंग। अब जो यंगर्स जो हैं यानी जो थोड़े से बड़े जो चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल भी एक चाइल्डहुड में ना हो और बिल्कुल एडल्ट ना हो, जो दरमियान की जो स्टेज होती है उसमें जो सेकंड लैंग्वेज एक्वायरिंग की होती है उसने, ठीक है, वो उसमें मोर स्किल्ड होता है, ठीक है। वो चाइल्ड जो है वो उसमें मोर स्किल्ड होता है। द मोर टाइम स्पेंड इन सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट द क्विकर दे लर्न द लैंग्वेज। यानी जितना भी सेकेंड लैंग्वेज की तरफ हम उसको टाइम स्पेंड करेंगे तो वो लैंग्वेज जो है ना वो इतनी तेज़ी से हम सीख सकते हैं। यानी अगर हम कुछ अगर मिसाल के तौर पे हम ENG 504 का सब्जेक्ट जो है इसके एक चैप्टर हमने जो है ना इसको 1 आवर में करना है, तो हम इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ज़्यादा हम इसको कंप्लीट जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन हैव एक्वायर्ड एन लैंग्वेज टू वंस दे कैन स्पीक इट। अब जो चिल्ड्रन जो हैं वो लैंग्वेज टू को किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, जब एक दफ़ा वो उसको बोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 5 वाला, ऑल चिल्ड्रन लर्न एंड लैंग्वेज टू इन द सेम वे। अब जो लैंग्वेज टू है वो सारे तुलबा जो हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही तरीके से जो है वो सीख सकते हैं। अब ये 5 मिसकंसेप्शंस थे, ठीक है, जो कि आप सेकंड लैंग्वेज और चिल्ड्रंस के अबाउट बोले जाते हैं। उसके बाद लेसन 40 में देखें तो इसमें गुड कम्युनिकेशन की बात होती है और इसमें 2-3 जो है ना वो आपके एमसीक्यूज भी हैं। फर्स्ट जो आपके यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें कुछ खास भी समझाने वाला नहीं है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना वो मेन चीज़ है गुड कम्युनिकेशन जो है ना वो क्या होती है। गुड कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे 2 चीज़ें हैं,
वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है ना, ये एक वर्बस इंटरेक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, एक्सचेंज ऑफ डाउट्स होते हैं, ठीक है। यानी वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक गुड कम्युनिकेशन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ डाउट्स एंड ऑफरिंग सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्कशंस एंड डिबेट, ठीक है। जबकि जो जापानीज़ हैं, ठीक है, उनके कल्चर में इसको इस तरह से लिया जाता है कि ये प्राइमरी फंक्शन है कम्युनिकेशन, जो कि मेंटेन रखती है गुड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यानी जापानीज के अकॉर्डिंग ये गुड कम्युनिकेशन क्या होती है? जो ह्यूमन रिलेशनशिप के दरमियान जो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती है, ठीक है। जबकि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक ये आइडियाज शेयरिंग होती है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऑफरिंग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जापानीज वर्क के मुताबिक यहाँ पे 4 डायमेंशंस जो है बताई गई थी, ठीक है। तो 4 डायमेंशंस क्या हैं? आइडेंटिटी है, हायरार्की है, ट्रूथ एंड वर्चू। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या है? इन वेस्टर्न सेटिंग द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। ये आपका क्विज है। आइडेंटिटी क्या है? देयर इज अ डेफिनेट शिफ्ट इन जापानीज वैल्यू टुवर्ड्स द वेस्टर्न वैल्यूज। अब इसको फिर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो ये है कि अगर हम कुछ वैल्यूज जो हैं जापान की कुछ वैल्यूज जो हैं वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में लेके आए, यानी वेस्टर्न वैल्यूज में अगर हम उसको ऐड करें तो फिर भी उनकी एक खास आइडेंटिटी होती है। जिस तरह से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर कोई इंग्लिश मैन है यानी अंग्रेज है कोई, और वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में वो जो अपनी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे जो है मर्ज करे, तो भी उसकी एक खास आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पाकिस्तानी जो है वो बाहर कहीं जाए तो उसकी एक खास आइडेंटिटी होगी, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ क्या है? जापानीज स्टूडेंट्स अवॉइड रिस्क एंड शो लिटिल वैल्यू फॉर पर्सनल चॉइस और फ्रीडम ऑफ थॉट। अब जो जापानीज स्टूडेंट्स होते हैं ये रिस्क से अवॉइड करते हैं, यानी खतरों से अवॉइड करते हैं, और इनके पास पर्सनल चॉइस की थोड़ी सी चांसेस होते हैं, ठीक है। ये पर्सनल जो चॉइस होती है उसको जो है लिटिल वैल्यू देते हैं, और इनके पास थॉट की फ्रीडम जो है ना वो भी कम होती है। उसके बाद हायरार्की क्या है? इन द जापानीज कल्चर द वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अथॉरिटी आर नॉट डॉटेड और क्रिटिसाइज्ड। अब जो अथॉरिटी और वर्ड्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई शक नहीं होता और कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे जो है लास्ट वन है विर्चू। तो विर्चू जो है अभी यहाँ पे देखें, लैंग्वेज इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ हाउ वी डिफाइन कल्चर। तो यहाँ पे इन्होंने जो विर्चू है उसको ट्रूथ एंड विर्चू, ठीक है, ट्रूथ एंड विर्चू को जो है ना वो सेम ही किया हुआ उन्होंने, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। आप लोगों का जो यहाँ तक लेक्चर्स जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।